Let's talk about Unit 4, Chapter 4.1, and it is all about planning and types of plans. नियोजन तथा योजनाओं के प्रकार. As far as planning is concerned, इसका मतलब होता है कुछ करने से पहले सोच विचार करने से. It refers to thinking beforehand. डेफिनेशन की अगर बात करें परिभाषा की, तो कुंट्स और ओडोनल ने कहा कि क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे कब करना है, इसे किसके द्वारा किया जाना है, ये सभी नियोजन के अंतर्गत आता है. और यहां पर अगर कुंट्स और ओडोनल की बात को करें, क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे कब करना है और इसे किसके द्वारा किया जाना है, ये सारी बातें योजना के तौर पर काम शुरू करने से पहले लिख ली जाती हैं, तय कर ली जाती हैं. अभी तक प्रैक्टिकल कुछ हो नहीं रहा है. उदाहरण लेते हैं कि एक क्रिकेट मैच में एक कप्तान अपने बॉलर के लिए, जैसा टीम मीटिंग में पहले डिसाइड होता है कि जब फला बॉलर ए बॉलिंग कर रहा होगा तो स्लिप पर ये 3 लोग खड़े होंगे, विकेट कीपर, कोई पर्टिकुलर आदमी होगा, और अलग अलग जो स्पेसिफिक उन प्लेयर्स की फील्ड रहती है जहां पे वो फील्ड करना उसके विशेषज्ञ होते हैं. तो ये सारी कप्तान के मन में ये बात रहती है कि किसको कहां पर खड़ा करना है और इसे कैसे करना है, वो पहले से तय होता है, और कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है. तो ये मैदान में जाकर ये बातें तय नहीं होती. मैदान में परिस्थितियों को बदलने के साथ आप अपना जो गेम प्लान है वो बदलते हो. तो जहां तक व्यवसाय से संबंधित बातें हैं, वहां भी इसी तरह से योजनाएं चलती हैं कि जैसे चंडीगढ़ का प्लान बना, शहर को बनाना था सेक्टर वाइज, तो वो पहले से एक योजना थी और उस योजना को मूर्त रूप दिया गया और इस तरह से वो शहर जो है वो बना लिया गया. तो कुंट्स और ओडोनल ने यही बात कही कि क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे कब करना है और इसे किसके द्वारा किया जाना है. यही कुंट्स और ओडोनल ने अपनी परिभाषा में कहा था. और अगर इसी बात को हम कहें, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, then how to do it, when to do it, and who is to do it. These were the words were mentioned by Kuntz and O'Donnell. Now let's proceed to features of planning. नियोजन की विशेषताएं. नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है. प्लानिंग फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. इसके बारे में बात करते हैं किस तरह से ये रहता है. प्रबंध का जब शुभारंभ होता है वो नियोजन से होता है, और नियोजन जो है वो लगभग पहले करने की बात है, और उद्देश्य के अभाव में किसी संगठन की कल्पना भी नहीं की जा सकती. तो हमारा जो फोकस रहेगा वो इन 7 बिंदुओं को लेकर रहेगा कि नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है.
कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। कंपनी जो है, एक एग्जांपल लेते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में वो 20 करोड़ का सामान बेचेगी, उसका ये लक्ष्य है। और वो इसके लिए विज्ञापन देती है, अपना काम करती है, हर आदमी अपनी अपनी जगह पे तैनात रहेगा। तो ये जो इस प्रकार की जो कार्यवाही है वो पहले से ही चल रही है, उसके अंदर ये तय हो जाता है। और कुछ समय के बाद आपको पता चलता है कि जो आपका विज्ञापन है वो उतना सामर्थ्यवान नहीं है, जो आपका लक्ष्य है वो अचीव हो जाए। तो ऐसा करने के बाद, ऐसी स्थिति में आप उस विज्ञापन में परिवर्तन करते हो और इस प्रकार जो प्लान्ड एक्शन है उसमें आप परिवर्तन करेंगे ताकि आपका जो फोकस है आप उसे अचीव कर पाए। सेकंड जो हमारा पॉइंट इसमें डिस्कशन का है, नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यहां पर नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है, क्योंकि पोस्ट कॉल जो शब्द हमने मैनेजमेंट में लिया था उसमें P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, नियोजन। तो ये पहला काम है। बाकी सभी काम जैसे संगठन है, नियुक्तिकरण है, फिर निर्देशन है और नियंत्रण है, ये क्रम में आगे आने वाली चीजें हैं। तो पहला काम हमारा होता है नियोजन के बारे में, और पहले आप योजना बनाते हैं। नियोजन के अभाव में प्रबंध का बाकी और कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। तो ये प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। यहाँ उदाहरण ले सकते हैं कि कंपनी ने नियोजन के अंतर्गत 20 करोड़ वार्षिक बिक्री का उद्देश्य निर्धारित किया है, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारा जो अगला कदम होगा वो होगा संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पर क्रय विक्रय, उत्पादन, वित्त आदि सभी क्रियाओं का निर्धारण किया जाएगा, और इनको पूरा करने के लिए आपको जो पद हैं उनको भरना होगा, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तर के कितने लोग चाहिए ये सब सुनिश्चित किया जाएगा और नियुक्तिकरण के अंतर्गत किया जाएगा। इस प्रकार निर्देशन और नियंत्रण कार्यों का आधार भी नियोजन ही हुआ। तीसरी बड़ी बात जो फीचर्स ऑफ प्लानिंग में आती है वो है नियोजन सर्वव्यापक है। प्लानिंग इज परवेशिव, क्योंकि नियोजन कार्य एक उपक्रम के सभी स्तरों के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे सर्वव्यापक कहना उचित होगा। योजना बनाना प्रबंध का बहुत जरूरी कार्य है, चाहे वो प्रबंध संस्था का प्रबंध संचालक हो या कारखाने में काम करने वाला कोई फोरमैन हो। और जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनका नियोजन प्रक्रिया में लगने वाला समय मध्य स्तरीय यानी मिडिल लेवल की जो मैनेजमेंट है और लोअर लेवल की मैनेजमेंट है, उनके प्रबंधकों की अपेक्षा जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनका काम ज्यादा रहता है, क्योंकि वो योजना बनाते हैं। एक उपक्रम में कार्यरत सभी प्रबंधकों को अपनी क्रियाओं को नियोजित करना होता है, और यहाँ पर ज्यादा समय जो है वो टॉप लेवल के मैनेजर्स को देना होता है। जो व्यवसाय का जैसे विस्तार करना है, उसका आपने उसको बड़ा करना है, तो वो भी टॉप लेवल पर लिया जाने वाला डिसीजन होता है। तो इस तरह से नियोजन जो है वो सर्वव्यापक है। चौथा है नियोजन सतत है। योजनाएं जो है विशेष समय के लिए बनाई जाती हैं, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस, और प्रत्येक समय अवधि के बाद एक नई योजना की आवश्यकता होती है।
जब भी आपका व्यवसाय की परिस्थितियां बदलती हैं तो कई बार क्या होता है कि आपके पास प्लान ए, देन शिफ्ट टू प्लान बी एंड टू प्लान सी। इस तरह से चीजों को आपको अपने हिसाब से बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बदलते हुए जो व्यावसायिक वातावरण है उसके साथ आप अपने व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो योजनाएं एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए बनी होती हैं और उसके बाद आपको एक नए प्लान की जरूरत होती है। दूसरा, किसी कमी के कारण योजनाओं को दोबारा बनाना पड़ता है। और तीसरी बात यहाँ पर जो मैंने पहले ही कह दी है कि चेंज हो रही है, आपके कॉम्पिटिटर्स कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं तो यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। देन द फिफ्थ पॉइंट इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ये भविष्यवादी है। कोई कंपनी जो है एक नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारने के बारे में सोच रही है, ऐसा करते समय उसे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है कि रीति रिवाज क्या हैं और लोगों की रुचि क्या चल रही है, और इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो भविष्यवादी कैसे है, ये निश्चित किया जाता है कि क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, कब किया जाना है और किसके द्वारा किया जाना है। ये सभी भविष्य से संबंधित बातें हैं, फ्यूचर से संबंधित बातें हैं जो अभी हो नहीं रहा है, कल होना है, परसों होना है, तो उसका आप पहले ही एक प्लान बना लेते हो। तो यू कैन से कि प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। एंड देन द नेक्स्ट वन इज नियोजन में निर्णय सम्मिलित है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। वो कैसे है? नियोजन की जरूरत उस समय पड़ती है जब किसी क्रिया को करने के लिए अनेक आपके पास विकल्प उपलब्ध हों। नियोजनकर्ता विभिन्न विकल्पों में से जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा उसको चुनेगा, और उसको जो कहा जाएगा कि नियोजन सर्वोत्तम को चुनने, और जो अनुपयुक्त है, एप्रोप्रिएट नहीं है, उसको रिजेक्ट करेगा, वो उसको अस्वीकार करेगा। नियोजन में कह सकते हैं हम कि जब आप ऐसा डिसीजन लेते हैं कि गलत है, इससे कोई हमारे व्यवसायिक उपक्रम को कोई फायदा नहीं होगा, तो वो एक डिसीजन मेकिंग होती है, आपको निर्णय लेना होता है, और निर्णय जो है वो आप सोच समझ कर लेते हैं और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लेते हैं। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं। कोई आप का बच्चा वो 10th के बाद उसको एडमिशन लेनी है +1 में, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स 3 स्ट्रीम्स हैं, तो पेरेंट्स को डिसाइड करना होता है कि उन्हें उनके बच्चे को साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किस में डालना है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि अगर आपके पास विकल्प हैं तो आपके पास चॉइस है, और अगर आपके पास चॉइस ही नहीं है, मान लो कि उस पर्टिकुलर एरिया में 10+1 में कॉमर्स ही है एंड यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो फिर आपको ये तय करना होता है कि नियोजन की वहां पे जरूरत है ही नहीं। तो सोच विचार करने की जरूरत तो तब पड़ेगी जब वहां पे वो तीनों विषय हों और आप चाहते हो कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में आपकी चॉइस क्या है। लेकिन अगर एक ही विषय हो तो फिर दिक्कत है और आपको फिर चॉइस रहती नहीं है, वहां निर्णय लेने की बात होती नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ तीनों स्ट्रीम्स हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वहां आपको डिसाइड करना होता है, और ये डिसीजन मेकिंग है, वेदर यू वांट टू गो विद कॉमर्स, you want to go with arts, or you want to go with science. This is what you have to decide. तो यही शायद डिसीजन मेकिंग है कि आपको 3 में से एक चुनना है। एंड फाइनली, नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। वो मेंटल एक्सरसाइज कैसे है? क्योंकि यहाँ पर कुछ करने से पहले आपको कुछ सोचना होता है, और
यहाँ पर बात होती है क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है। तो ये सारी बातें जो हैं, दिस इज कंप्लीटली अ मेंटल एक्सरसाइज। नाउ वी आर कमिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में हम बात करेंगे कि यहाँ पर वो कौन कौन से बिंदु हैं जिनकी चर्चा की जानी बाकी है। तो नियोजन के महत्व के बारे में बातचीत होगी, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम। और नियोजन प्रबंध का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये, और इसकी आवश्यकता प्रबंध के हर एक लेवल पर रहती है। लेवल्स की बात करें तो एज यू आर क्लियर दैट देयर आर 3 levels of management, that is top level management, middle level management and lower level management. So these are the 3 stages. तो जहाँ तक संस्थाओं के आकार और जटिलताओं में वृद्धि होने के कारण नियोजन का जो महत्व है वो और भी बढ़ गया है। नियोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण कार्य बन गया है क्योंकि आज व्यवसाय को एक ऐसे वातावरण में जीवित रहना पड़ता है जो अनिश्चित है और निरंतर परिवर्तनशील है। इट इज एवर चेंजिंग। नियोजन के अभाव में भविष्य की अनिश्चित घटनाओं का अनुमान लगाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। तो एक व्यावसायिक संस्था में जो इम्पोर्टेंस है प्लानिंग की वो क्या है, इसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। नियोजन दिशा प्रदान करता है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। नियोजन प्रक्रिया द्वारा संस्था के उद्देश्यों को सरल एवं स्पष्ट शब्दों में डिफाइन किया जाता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि सभी कर्मचारियों को एक ऐसी दिशा मिल जाती है जिसकी ओर सभी के प्रयास केंद्रित हो जाते हैं। इस प्रकार संस्था के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में नियोजन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये तो बात हुई कि यहां तक। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी प्लानिंग के अंतर्गत अपना सेल्स टारगेट निर्धारित करती है। अब बाकी के जो सभी दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे उदाहरण के लिए जैसे परचेजिंग, प्रोडक्शन या दूसरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये बिक्री लक्ष्य के रेफरेंस में अपने अपने उद्देश्य निर्धारित करेंगे और इस प्रकार सभी मैनेजर्स का ध्यान अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करने की ओर फोकस हो जाएगा। जब सब अपने अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे होंगे तो क्या होगा, जो बिक्री का लक्ष्य है, आपका जो सेल्स टारगेट है, उसको अचीव करना पॉसिबल हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। उद्देश्यों के अभाव में संगठन जो है वो अपंग हो जाता है और उद्देश्य का निर्धारण नियोजन के अंतर्गत ही किया जाता है। दूसरी बात जो नियोजन के महत्व के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नियोजन अनिश्चितता का जोखिम कम करता है। प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क्स ऑफ अनसर्टेनिटी। नियोजन सदैव भविष्य के बारे में किया जाता है, ये फ्यूचर की बात है और भविष्य जो है हम सभी जानते हैं कि अनिश्चित होता है। नियोजन द्वारा भविष्य में संभावित परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाकर विभिन्न क्रियाओं को अच्छे ढंग से नियोजित करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार नियोजन द्वारा भावी अनिश्चितताओं से होने वाले जोखिम को कम किया जाता है। यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने जो सेल्स टारगेट तय किया वो आपने पहले मार्केट का सर्वे किया और ये पता लगाया कि
कितनी नई कंपनियां प्रतियोगिता में उतरने वाली हैं। इस फैक्ट को ध्यान में रखकर जो आपकी आने वाले समय की क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको प्लान करके संभावित संकट से आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपने गलती से वो चीज काउंट नहीं की तो आपकी जो योजना है, आपकी जो प्लान है, वो धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इतने जबरदस्त प्रोडक्ट लेकर आए हैं कि आपका प्रोडक्ट उन नए प्रोडक्ट्स के सामने कहीं टिकता नहीं है। तो आप जब अनिश्चितता के जोखिम को कम करते हैं, और ये प्लानिंग से ही होता है, तो आपका व्यवसाय जो है वो लॉस में नहीं जाएगा और आपके जो टारगेट्स हैं आप उनको अचीव करने में कामयाब रहेंगे। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटने व अपव्ययी क्रियाओं के होने को कम करता है। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग के अंतर्गत उद्देश्य प्राप्ति के लिए भावी क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। नतीजा यह निश्चित हो जाता है कि कब, कहां, क्या व क्यों चाहिए। इससे अव्यवस्था व भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में विभिन्न क्रियाओं व विभागों में कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है, जिससे यह संभावना खत्म हो जाती है कि किसी आवश्यक क्रिया को पूरा ना किया जाए और वेस्टफुल क्रियाएं होती रहें। नतीजा अपव्यय शून्य की ओर चलता है, कुशलता बढ़ती है और लागतें अपने न्यूनतम स्तर पर आ जाती हैं। उदाहरण लेते हैं, अगर ये निश्चित हो जाए कि किसी विशेष महीने में इतनी धनराशि की जरूरत होगी, तो जो फाइनेंशियल मैनेजर होगा वो समय पर उसको अरेंज कर लेगा। इस जानकारी के अभाव में उस महीने में धनराशि आवश्यकता से कम या अधिक हो सकती है। दोनों ही स्थितियां जो हैं वो अवांछनीय हैं, वो अच्छी नहीं है कंपनी के लिए। कम होने पर काम पूरा नहीं हो सकेगा और अधिक होने पर अनावश्यक रूप से नकदी पड़ी रहेगी और ब्याज की हानि होगी। चौथी चीज जो हम डिस्कस करेंगे, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। नियोजन नवीनतम विचार विकसित करता है। नियोजन में विभिन्न विकल्पों में से बेस्ट विकल्प का चयन किया जाता है। किसी कार्य को करने के लिए विभिन्न विकल्प स्वयं ही मैनेजर के पास नहीं आ जाते, बल्कि उनकी खोज करनी पड़ती है। इस प्रयास में नए नए विचार सामने आते हैं तथा उनमें और अधिक निखार लाने के लिए उनका गहराई से अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार प्लानिंग से मैनेजर्स में सोच विचार करने की शक्ति का संचार होता है और फाइनली नव प्रवर्तन और सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है। इनोवेटिव आइडियाज जो हैं वो प्रमोट होते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है और जब विस्तार का विचार आता है तो जो संबंधित प्रबंधक है उसके मस्तिष्क में नियोजन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाती है। वह कुछ इस प्रकार सोचेगा, क्या पहले उत्पाद की ही कुछ और किस्में तैयार की जाएं? क्या थोक बिक्री के साथ साथ फुटकर बिक्री भी की जाए? क्या अपने पुराने उत्पाद के लिए ही अन्य स्थानों पर ब्रांचेस खोली जाएं? क्या किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाए?
तो इस प्रकार एक के बाद अनेक विचार आते जाएंगे और ऐसा करने पर यह मैनेजर की हैबिट बन जाती है और वह हर समय कुछ नया और रचनात्मक करने की सोचेगा। कंपनी के लिए यह सुखद स्थिति है जो नियोजन के माध्यम से पैदा होती है। पांचवी और महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिसपे हम पॉइंट है जिसपे बात करेंगे, नियोजन निर्णयन में सहायक है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अब निर्णयन का अर्थ निर्णय लेने की प्रक्रिया से है। इसके अंदर विकल्पों की खोज की जाती है और बेहतर विकल्प का चयन किया जाता है। नियोजन के अंतर्गत निर्णयन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। यह विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन का आधार भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार नियोजन निर्णयन में सहायक है। डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लानिंग में अगर डिसीजन मेकिंग के बगैर चलेंगे तो शायद बात बनने वाली नहीं है। और फाइनली जो लास्ट पॉइंट है, नियोजन नियंत्रण के लिए प्रमाप निश्चित करता है। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। नियोजन द्वारा संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करके संस्था में कार्यरत सभी डिपार्टमेंट्स और सभी व्यक्तियों को बता दिया जाता है कि उन्हें कब, क्या और किस प्रकार करना है। उनके कार्य, समय, लागत आदि के बारे में स्टैंडर्ड्स निश्चित कर दिए जाते हैं। नियंत्रण में कार्य पूरा होने पर वास्तविक कार्य की तुलना प्रमापित कार्य के साथ करके जो विचलन है, डिविएशंस हैं, उनका पता लगाया जाता है। और अगर डिविएशन नेगेटिव हो, यानी काम इच्छा अनुसार पूरा ना होने पर संबंधित व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाता है। यहां पर एक एग्जाम्पल कोट करते हैं कि एक श्रमिक को, वर्कर को एक दिन में 10 यूनिट काम करना निश्चित किया जाता है। ये प्लान की बात है असल में। और जब वो एक्चुअल में काम करता है तो वो 8 यूनिट पूरे कर पाता है। और जो 2 यूनिट्स का नेगेटिव डिविएशन हुआ, इसके लिए उस वर्कर को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। अब यहां पर नियोजन के अभाव में नियंत्रण संभव नहीं है। इस जो एग्जाम्पल है, जब आपने वास्तविक कार्य का माप, विचलन की जानकारी व श्रमिक को उत्तरदायी ठहराना, ये नियंत्रण के अंदर आएगा। तो फाइनली हम ये कहने में कामयाब हुए कि नियोजन के अभाव में नियंत्रण संभव नहीं है। ये तो नियोजन के महत्व की बात हुई। अब जानते हैं कि नियोजन की सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक दोनों प्रकार की संस्थाओं में प्लानिंग की जरूरत होती है। और कुछ लोगों का यह मानना है कि नियोजन भविष्य के बारे में पूर्वानुमानों पर आधारित होता है और भविष्य के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ नहीं कह सकते, इसलिए यह एक बेकार की प्रक्रिया है। तो वास्तव में इन लोगों का जो इशारा रहता है वो नियोजन में उपस्थित होने वाली कठिनाइयों की ओर है। यदि नियोजन को सफल और उद्देश्यपूर्ण बनाना है तो मैनेजर्स को नियोजन की इन कठिनाइयों अथवा सीमाओं से अवगत होना चाहिए। वैसे वास्तव में ये सीमाएं हैं क्या क्या? नियोजन आलोचकता पैदा करता है। प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। यद्यपि नियोजन में लोच की विशेषता विद्यमान होती है, यानी दूसरे शब्दों में कहें, आवश्यकता पड़ने पर इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं,
किंतु प्लानिंग में केवल छोटे चेंजेस ही संभव हैं, बड़े चेंजेस ना तो संभव ही होते हैं और ना ही संस्था के लिए वो हितकर होते हैं, बेनिफिशियल नहीं होते हो। इस प्रकार बदलती परिस्थितियों के अनुसार योजनाओं में वांछित परिवर्तन ना कर पाने के कारण अनेक लाभ के अवसर जो हैं वो संस्था के हाथ से निकल जाते हैं। तो नियोजन में सीमित लोचकता के लिए आंतरिक व बाह्य दोनों तरह के तत्व जिम्मेदार हैं और इन तत्वों को आंतरिक और बाह्य आलोचकता कहते हैं। आंतरिक आलोचकता, इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी, नियोजन के समय संस्था के उद्देश्य, नीतियां, कार्यविधियां, नियम, कार्यक्रम आदि का निर्धारण कर दिया जाता है। इनमें बार बार परिवर्तन करना बहुत कठिन है, इसे आंतरिक आलोचकता कहते हैं। और जो बाह्य आलोचकता होती है, एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी, बाह्य आलोचकता का मतलब अनेक बाह्य तत्वों से नियोजन में सीमित लोचकता का पाया जाना है। ये एलिमेंट्स नियोजनकर्ता के नियंत्रण में नहीं होते। इनमें मुख्यतः राजनीतिक परिवेश, पॉलिटिकल क्लाइमेट, आर्थिक परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, नेचुरल क्लैमिटीज, प्रतियोगियों की नीतियों आदि को शामिल करते हैं। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं कि राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन के कारण नई सरकार की जो कर नीति है, व्यापार नीति है, आयात नीति है, वो पहले वाली सरकार से एकदम से अलग रहती है और ऐसे में आपने जो योजनाएं बनाई होती हैं वो सरकार के बदलने के बाद कई बार वो धराशायी हो जाती हैं। तो इस प्रकार प्रतियोगियों की नीतियों में अचानक परिवर्तन से भी आपकी योजनाएं जो हैं वो प्रभावहीन हो जाती हैं। तो ये बाह्य आलोचकता जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। सेकंड चीज जो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में डिस्कस की जानी है, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनामिक एनवायरनमेंट। नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। नियोजन भविष्य के बारे में किए गए पूर्वानुमानों पर आधारित होता है और भविष्य अनिश्चित और परिवर्तनशील है और पूर्वानुमान जो है वो पूर्ण रूप से हमेशा सही नहीं हो पाते। अतः योजनाओं को सफलता प्राप्ति का आधार मानना अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही है। प्रायः योजना की अवधि जितनी अधिक लंबी होगी वह उतनी ही कम प्रभावी होगी। इसलिए कहा जा सकता है कि नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता और ऐसे में कोशिश ये होनी चाहिए कि योजना जो है वो लंबे समय के लिए ना बनाकर छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स के लिए बनाई जाए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं हम कि आप एक कंपनी की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये पूर्वानुमान लगाया कि सरकार शीघ्र ही किसी विशेष प्रोडक्ट का निर्यात खोलने वाली है और इसी उम्मीद से कंपनी ने उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, लेकिन सरकार ने निर्यात नहीं खोला। इस प्रकार आपका जो गलत अनुमान है उससे नियोजन बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा और लाभ के स्थान पर उल्टा हानि होगी। तीसरा बिंदु जो नियोजन के महत्व के संदर्भ में है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। अब नियोजन के अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाओं को पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है। नतीजा प्रत्येक व्यक्ति केवल वही करता है और उसी ढंग से करता है
जैसा कि योजनाओं में स्पष्ट किया गया। इससे उनकी पहल क्षमता यानी सोच विचार का अधिक उपयुक्त उपायों की खोज करने एवं उन्हें लागू करने पर रोक लग जाती है। यहां पर टेरी ने एक बात कही है कि नियोजन कर्मचारियों की पहल क्षमता का गला घोंट देता है और वह उनको लोचहीन ढंग से काम करने के लिए मजबूर करता है। Terry said these words: planning strangulates the initiative of the employees and compels them to work in an inflexible manner. तो नियोजन जो है वो प्लानिंग जो है वो रचनात्मकता को कम करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट्स। नियोजन पर अधिक लागतें आती हैं। नियोजन शब्द जितना छोटा है इसकी प्रक्रिया उतनी बड़ी है। एक लंबा रास्ता तय करने पर ही योजना अर्थपूर्ण बनती है और लंबे रास्ते को पार करने में बहुत समय लग जाता है और इस पूरे समय में अनेक प्रबंधक सूचनाएं एकत्रित करने व उनका विश्लेषण करने में व्यस्त रहते हैं। इस प्रकार जब इतने लोग अधिक समय तक एक ही कार्य में व्यस्त रहेंगे तो संस्था के खर्चों में अनावश्यक बढ़ोतरी होना निश्चित है। Fifth point which we are going to discuss, planning is a time consuming process. नियोजन प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। नियोजन एक निश्चित स्थिति का सामना करने के लिए तो वरदान साबित होती है, लेकिन इतनी जो प्रक्रिया है इसमें अधिक समय लगने के कारण यह आकस्मिक आपात स्थिति सडन इमरजेंसीज का सामना नहीं कर सकती। आकस्मिक स्थिति का मतलब है एकदम से कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाना अथवा लाभ का कोई ऐसा अवसर दिखाई देना जिसके बारे में पहले से प्लान नहीं किया गया है और अब तुरंत आपको डिसीजन लेना है। ऐसी स्थिति में यदि मैनेजर यह सोचें कि इनके बारे में पहले जो प्लानिंग प्रोसेस है उसको पूरा किया जाए और फिर डिसीजन लें तो हो सकता है कि तब तक इतना समय लग जाए कि जो आपके सामने समस्या है वो गंभीर रूप धारण कर ले या लाभ के अवसर जो है वो आपके हाथ से निकल जाए। अतः प्लानिंग में अधिक समय लगने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। और आखिरी पॉइंट जिस पे हमारी चर्चा रहेगी वो है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता। कई बार मैनेजर्स वह समझ बैठते हैं कि योजनाएं बना लेने से ही सारी समस्या हल हो जाएगी, तो इस धारणा से प्रभावित होकर वे वास्तविक कार्य में लापरवाही बरतने लगते हैं, जिसके विपरीत परिणाम संस्था को भुगतने पड़ते हैं। इस प्रकार प्लानिंग प्रबंधकों को सुरक्षा का झूठा लालच देकर उन्हें लापरवाह बना देती है और हम कह सकते हैं कि नियोजन कर लेने मात्र से ही सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाती, बल्कि इसके लिए अनेकों ने ईमानदार प्रयास करने होते हैं। तो अगर सारी चीज को कंक्लूड करें तो ये निकल कर सामने आ रहा है, इन सारी जो हमने 6 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए, हम ये तो निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि नियोजन अनावश्यक है अथवा यह एक विलासिता है जिसे केवल बड़ी संस्थाएं ही सहन कर सकती हैं, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। यह प्रबंध का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है और इस पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। अतः यह नहीं है कि योजनाएं बनाई जाएं अथवा नहीं, बल्कि असल बात यह है कि उन्हें अच्छे ढंग से कैसे बनाया जाए और योजनाओं के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करके उन्हें प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है।
So that's all for the day. Today we discussed in totality planning, the concept, its meaning, its definition as given by Kuntz and O'Donnell, then features of planning and importance of planning. Those who are taking business studies, let me tell them very frankly that while you are studying this subject, you have always to support your answer with valid points, and the explanation must be to the point and with examples. It can fetch you very good marks. I hope you will be all safe at your places, and stay home and stay safe. Thank you.